नमस्कार दोस्तों, निवारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये एनर्जी से रिलेटेड है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि लोवेस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास किसमें है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बायोमास का जो एनर्जी कंटेंट है पर यूनिट मास वो सबसे कम होता है। वहीं पे अगर हम इन चारों ऑप्शन में से हाईएस्ट की बात करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन आप सभी को पता है कि ज्यादातर ओजोन जो है लगभग 90% ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। और ये ओजोन जो है हमारी रक्षा करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ये जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में जो मौजूद होती है ये यूवी बी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि ये खतरनाक किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए इस प्रकार इस ओजोन को हम गुड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जीवन रक्षक का काम करती है। वहीं पे 10% ओजोन जो है वो हमारे ट्रोपोस्फियर में मिलती है। और ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन मिलती है उसको सरफेस ओजोन भी कहते हैं, और इसको बैड ओजोन के नाम से भी हम जानते हैं। ये ओजोन हमारे लिए काफी डेंजरस है। ये जो है एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। इसके बहुत सारे हमें सीरियस हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसका जो है प्लांट पे भी हम नेगेटिव असर देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। इसके साथ साथ ये मटेरियल पे, रबड़ पे, इन सब पे भी अपना अफेक्ट रखती है, अपना प्रभाव रखती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें स्टेटमेंट वन जो है जो इस प्रकार से है कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन एज गुड ओजोन, ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू अगर हम देखें, ओजोन एट द सरफेस लेवल इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड एंड नोन एज पोल्यूटेंट, ये कथन भी सत्य है, सही है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर द करेक्ट, ये हमारा सही आंसर। फोटोवोल्टिक सेल जो है, जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन में सोलर पैनल लगे होते हैं तो आपके इनको हम फोटोवोल्टिक एरे बोलते हैं। बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हमारे देश में अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोलर एनर्जी पे काफी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में सनशाइन टाइम भी ज्यादा है और हम अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सिस की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो सोलर पैनल एंड सोलर पावर प्लांट के बारे में आप सभी लोगों ने जानते हैं कि अपनी छतों पे लोग सोलर पैनल लगाते हैं एंड उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके पश्चात उसका इस्तेमाल अपने घर पे करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े सोलर पावर स्टेशंस बनाए गए हैं, सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। और आज हम जो है काफी जो एनर्जी है अपनी वो सोलर के माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं। यूनेप ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट में इन 1992। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कन्वेंशन था। अर्थ समिट की अगर हम बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट और इसमें डिसीजन लिए गए थे, जैसे कि यूनेप ट्रिपल सी, इसी में आया सीबीडी
जो है इसी में आया। एजेंडा 21 की बात करते हैं, वो भी यहीं से आया है। एंड फॉरेस्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो भी यहीं से आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कन्वेंशन रहा है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। यूट्रोफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब भी हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली वाटर बॉडी पोल्यूशन, वाटर में पोल्यूशन, सरफेस वाटर में पोल्यूशन जो है, इसमें यूट्रोफिकेशन पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में ही ये क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। सबसे पहली बात तो ये कि भाई यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो अगर बिल्कुल हम बहुत ही कम शब्दों में इसको जानने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी भी वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो हैं एंटर कर जाते हैं, तो उस वाटर बॉडी में एक्सेस एल्गी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और धीरे धीरे जो है आपका जो एक्वेटिक लाइफ है वो सफोकेशन फील करती है। वो आपका डेड होनी शुरू हो जाती है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और इस तरीके से लगातार डीओ कम होती चली जाती है। और अंत में आपकी जो वाटर बॉडी है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है। जितने भी उसमें एल्गी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के अभाव में मरते रहते हैं, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और पूरा का पूरा वाटर बॉडी एक दिन आपका पीटलैंड में, बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें ये एक्सेस न्यूट्रिएंट आते कहाँ पे, कहाँ से हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है वाटर बॉडी में आते हैं। इनमें चाहे आप डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप फर्टिलाइजर का एग्जांपल ले लीजिए। इन दो मेजर सोर्सेज से अगर हम देखें तो आपके लेक में, पौंड में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से आपका यूट्रोफिकेशन जो है वो कोज हो जाता है, यानी कि एक्सेस न्यूट्रिएंट की वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन मतलब वेल न्यूट्रिस्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही कथन है, सही स्टेटमेंट है। एंड आपका स्टेटमेंट 2 देखें तो इसमें डी एक्सेलरेट लिखा हुआ है। ये शब्द आने की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट बदल जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके वाटर बॉडी को यूट्रोफिकेशन, उसका एजिंग ऑफ द वाटर बॉडी, बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर नेचुरली हम देखें तो नेचुरली भी कई हजार साल में आपका जो एक वाटर बॉडी है उससे फिल होना ही होना है। एंड फिल होके उसमें अंत में जो है उसको बोग्स में, फीटलैंड में कन्वर्ट होना ही होना है। परंतु अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट मौजूद हो तो ये प्रक्रम तेजी से होता है, ये प्रोसेस बढ़ जाता है, एक्सिलरेट हो जाता है, और जो आपका वाटर बॉडी है वो जल्दी से फिल हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने बात किया था, तो पिछले लेक्चर पे क्वेश्चन जो था वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से संबंधित था। इसमें कंट्रीब्यूशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको तीन गैसेस दी गई हैं, और आपको ये कहा गया है कि आपने ये बताना है कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो है CO2। CO2 का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा है। लगभग 60% जो है कंट्रीब्यूशन रहता है CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में।
दूसरी पोजीशन पे मीथेन, और तीसरी पोजीशन पे अगर हम देखें तो CFC का नंबर आता है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड का नंबर आता है। इस तरीके से हम देखते हैं, बट इसमें CFCs नहीं है। CFCs जो है अ, अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मैन मेड पोलूटेंट हैं। अगर देखें तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं, वो सभी तो आपके आर्टिफिशियली भी रिलीज होते हैं, एंड आपके नेचुरल सोर्स से भी प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिफिशियली यानी कि मैन मेड सोर्स से ये पोलूटेंट जो है ज़्यादा आपके रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, परंतु नेचुरल सोर्स से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो ये है कि CO2 केवल नेचुरल सोर्स से ही प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CO2 नेचुरल सोर्स से भी प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन ये भी नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, एंड आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी नेचुरल सोर्स से भी प्रोड्यूस हो रही है। परंतु CFCs जो हैं ये 100% आपके मैन मेड सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं, आर्टिफिशियल सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जितने भी पोलूटेंट हैं उनमें से आपका कौन सा नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा केवल आपका मैन मेड सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन यानी कि BAC इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आर्कटिक सी आइस जो है ये लगातार मेल्ट हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, इसका जो थिकनेस है लगातार कम होता जा रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड अगर बात करें स्टेटमेंट टू की ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ट्रॉपिकल रीजन हैव वार्म्ड मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कथन गलत है। देखिए एक चीज होती है असर, इफेक्ट, वो एक अलग चीज है कि जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है एज कंपेयर टू, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ में कंपेयर करें तो असर तो सभी जगह पे है, परंतु यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए दिखाई ज्यादा देता है हमें। हमें ये लगता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ओवर द ग्लोब मीन टेम्परेचर की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो बेसिकली होता है कि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज सभी जगह पे सेम है, परंतु कुछ जगह पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे वो फील ज्यादा होता है कि भाई यहाँ पे ये ज्यादा जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगले क्वेश्चन में फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेटमेंट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आजकल लगभग हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बेस हो जो है क्वेश्चन आता है। पहले होता था कि क्वेश्चन आया उसके चार ऑप्शंस दे दिए, ऐसे क्वेश्चन अब कम जो है आते हैं, स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपको पूरे ध्यान से जो है अपनी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट को सही पढ़ना जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पहले से नॉलेज रखते हैं, आपने पहले से अच्छा से पढ़ा हुआ है चीजें, तो स्टेटमेंट को समझने में आपको आसानी होती है। इसीलिए आप केवल PYQs की तरफ मत जाइए। आजकल क्या करते हैं बच्चे, ये हालांकि पूरा ट्रेंड पहले से ही है कि PYQs क्रैम करते हैं। भैया PYQs क्रैम नहीं करना, आपने पहले अपने थ्योरी पे जोर देना है,
थ्योरी को पढ़ना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए डाइऑक्सिन फ्यूरॉन पे बहुत क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स, ये आपकी बर्निंग ऑफ वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये सब आजकल बर्न हम ज्यादा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में दो डेंजरस एयर पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स, कार्सिनोजन है। एंड काफी पॉपुलर क्वेश्चन इन पे आजकल हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट वन जो है बिल्कुल सही है कि डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स जो है ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होते हैं एज बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन। दूसरा स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, स्टेटमेंट टू, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स आर वेरी अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड वंस दे रिलीज। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। कल भी मैंने आपको बताया था पोप्स के बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स, डर्टी डिटर्जेंट के बारे में हमने कल भी थोड़ी बात की थी पिछली वीडियो में। बेसिकली पोप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट, वो पोलूटेंट है जो लंबे समय के लिए परसिस्ट करते हैं, और उसमें डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन का नाम आता है। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट टू, ये इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट वन जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फिर से इसी के अराउंड एक क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं कि आपका एनुअल मीन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोसेस ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और इसको हम बेसिकली क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे हम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये जो इन्होंने 5 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, अगर हम देखें कि भाई आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के साथ में डिसर्टिफिकेशन भी हो रहा है, डेजर्ट बढ़ रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, चेंज इन एल नीनो, डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आपको देखने को मिलते हैं। फ्लड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन ओशन सर्कुलेशन। तो ये आपके जितने इन्होंने 5 ये चीजें बताई हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, ये सभी होते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हमारा क्लाइमेट पैटर्न जो है वो प्रभावित होता है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस बार मल्टीपल टाइप में ये क्वेश्चन दे दिया। कई बार क्या होता है कि ये सेम क्वेश्चंस को उठाते हैं और सेम क्वेश्चंस को उठा के क्वेश्चन बना दिया, और उसमें से इन 5 में से मान लीजिए जो भी एक इन्होंने चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट मान लीजिए ये उठाया, बाकी 3 ऑप्शन बदल दिए, तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, आपका अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो आप लगा पाएंगे कि चेंज इन सोइल मॉइस्चर कंटेंट ये सही आंसर है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार हमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ तैयार हो जाते हैं हमारे। तो बच्चों, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए काफी उपयोगी प्रूफ होगा। आप लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक है। पूरा सीक्वेंस में लग के दोनों पेपर पे ध्यान देते हुए आप जो है मेहनत कीजिए। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हमेशा रही है, हमेशा रहेंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।